अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटा एनालिसिस इन एक्सेल की क्वेश्चन वाइज सीरीज़ में हम आज जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए जिसमें ये क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आप देख रहे हैं पीछे ये सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे 9 तक। ओके, अब हम आते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पे, जिसमें 2 क्वेश्चन है 10 और 11 वाले। ठीक है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है उसको हम इस डेटा सेट में से कैसे कवर करेंगे। डेटा सेट हमारे पास वही सेम रहेगा, वही जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे। इसी एक डेटा सेट को यूज़ करते हुए हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का, इज देयर ए करेलेशन बिटवीन एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। बात किसकी हो रही है? एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन की और प्रोडक्टिविटी की। अब डेटा सेट पे चले आए, यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। ओके, थोड़ा मेरा तलफ़ुज़ जो है वो थोड़ा है, मेरी जो लैंग्वेज है ऐसी है, इसलिए इस पे माइंड मत करना, क्योंकि मेरी आवाज़ ही थोड़ी इतनी ऐसी है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज है इसको जो करेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, तो उसके लिए माइंड मत करना। ओके, तो प्रोडक्टिविटी जो है ये रहा कॉलम। ओके, एक बात हो रही है इसकी, दूसरी बात क्या हो रही है? एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन की, इस कॉलम की। मीन्स क्या, एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन जो है उसकी और प्रोडक्टिविटी जो कॉलम है, इन दोनों के बीच में कोई करेलेशन है। करेलेशन मीन्स रिलेशनशिप, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसे? जैसे फर्स्ट सपोज एक एम्प्लॉय है जो 2 कलाक काम करता है, दूसरा एम्प्लॉय है जो 3 कलाक काम करता है, और तीसरा है जो 4 कलाक काम करता है किसी कंपनी में। और जो एम्प्लॉय 2 कलाक काम करता है उसको जो अर्निंग करता है वो कितनी करता है? $5 करता है फर्स्ट सपोज। ओके, और जो 3 कलाक काम करता है वो कितनी अर्निंग करता है? $10 करता है। और जो 4 कलाक करता है वो कितनी करता है? $20। ओके, तो ये फॉर सपोज हो रही। अब इसके बीच में करेलेशन आप देखेंगे या रिलेशनशिप देखेंगे तो कैसा होगा? रिलेशनशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो निस्बत के मुताबिक होता है ना, वो ऐसा ही होता है। ओके, अब देख रहे हैं आप, जिसने एम्प्लॉय ने 2 कलाक काम किया उसको $5 मिला, लेकिन जिस एम्प्लॉय ने 2 कलाक से ज़्यादा काम किया 3 कलाक तो उसको ज़्यादा अर्निंग हुई, और इस एम्प्लॉय ने 4 कलाक किया तो इसको उससे भी ज़्यादा अर्निंग हुई। मीन्स के जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको अर्निंग हो रही है। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप, तो एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली होता है। फर्स्ट सपोज अगर ये 2 कलाक काम कर रहा है 5 मिल रही है, और 3 कलाक काम कर रहा है तो इसको $3 मिल रही है, और 4 कलाक कर रहा है तो इसको $2 मिल रही है। ओके, तो जैसे जितना ज़्यादा काम कर रहा है उतना उसको कम मिल रहा है, तो इसमें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये रिलेशनशिप होता है, एक डायरेक्टली दूसरा इनडायरेक्टली। और करेलेशन में 3 वैल्यू होती है, 1, 0 और -1। ओके, 1 जो है इसे पॉजिटिव का बोला जाता है, 0 मीन्स न्यूट्रल है, और -1 मीन्स के नेगेटिव, मीन्स इनडायरेक्टली। ये देख रही है इनडायरेक्टली है इसके बीच में रिलेशन, तो ये क्या है? नेगेटिव है। मीन्स के इसकी करेलेशन जो है वो माइनस में आएगी। क्या आएगी? माइनस में आएगी। फर्स्ट सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, 3, 4। ओके, और यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 2, 1। ओके, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसके बीच में करेलेशन देखते हैं तो इनडायरेक्टली आता है या डायरेक्टली। तो उसके लिए एक्सेल फार्मूला CO डबल आप लिखेंगे तो करेल आपके सामने आ जाएगा। इसको डबल टाइप कर ली, इसमें एक इसकी वैल्यू दे दी और दूसरी इसकी वैल्यू दे दी, टाइप कर ली। आप देख रहे हैं -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मीन्स के इनडायरेक्टली इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ 3 है, यहाँ 4 करता और यहाँ पे 5 करता, तो आप देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 1 आ रहा है। मीन्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है डायरेक्टली इसके बीच में। मीन्स के आपको आइडिया हो रहा है इसका बीच में रिलेशन कैसा है। अगर यहाँ पे मैं सेम वैल्यू रखता, यहाँ पे मैं 2 रखता, यहाँ पे मैं 3 रखता, ओके, और यहाँ पे मैं 4 रखता, तो आप देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, अब देख रहे हैं फिर भी इसके बीच में क्या आ रहा है? वही सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सेम ही वैल्यू रखनी होगी आपको। सेम, यहाँ पे डॉलर को निकालें, सेम रखें। अब आप देख रहे हैं इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी जो करेलेशन है वो क्या आ रही है? सारी एक ही वीडियो में आ रही है।
उसके लिए इसके बीच में कोई नहीं आ रहा है। तो ये कुछ है इसमें, मीन्स इसको हम ज़ीरो भी बोल सकते हैं, जो जिस भी डेटा में ऐसा आता है उसको ज़ीरो बोलते हैं, और कभी कभी ज़ीरो भी केस में आ जाता है, आगे हम जाके इसको भी देखेंगे। ओके, तो ये मेरा मकसद था कि करेलेशन के बीच में जो आप कोई भी दो प्रोडक्ट लेते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको करेलेशन बोलते हैं, और उसमें स्टेप्स क्या होते हैं इसके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें करेलेशन के बारे में बताया हुआ है डीपली। ओके, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो इस पर नहीं रहेगा, किस पे रहेगा, इस क्वेश्चन पे रहेगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं, इज देयर ए करलेशन बिटवीन एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा सेट पे जाएंगे। चलो यहाँ पे डेटा सेट एक ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हम चले आते हैं पाइवट टेबल, जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा मैं पाइवट टेबल कैसे बनाता था। ओके, तो ये ऑलरेडी एक पाइवट टेबल बनाया हुआ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक न्यू पाइवट टेबल भी बना लेते हैं। यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू वर्कशीट में चले जाते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे आप क्या लेते हैं, पहला हम लेते हैं एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन। ओके, एक इसकी बात हो रही थी, दूसरा रिलेशनशिप किसका पूछ रहा था, प्रोडक्टिविटी की। तो इस प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ से ले आते हैं। ओके, इस ग्रांट को रिमूव कर लेते हैं, इसमें हमारा काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में आप देख रहे हैं रिलेशनशिप कैसा है। ओके, एक तो आप चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं, चार्ट भी आपको बता देगा कि रिलेशनशिप कैसा है। आप देख सकते हैं इनके बीच में इक्वल है, और 8 जो है इसका रिलेशनशिप इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और 9 का थोड़ा कम है। ओके, तो ये आप रिलेशनशिप देख रहे हैं। अब अगर फार्मूले के हिसाब से आप लें तो करलेशन लिखना है, इस डेटा को ले लेनी है और साथ में इसको भी ले लेना है। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में करलेशन जो ज़ीरो है, मीन्स के न्यूट्रल है। अब आप समझ गए होंगे ज़ीरो का केस कैसे आता है, जो मैंने अभी बताया था। तो इस केस में ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे 6 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5 है, 7 है तो इसकी 5 है, 8 है तो इसकी 8 है, 9 है इसकी 4 है। मीन्स के इसके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। मीन्स का आप की कंपनी है जो आप उसको बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन है उसका प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, ज़ीरो है, मीन्स का उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। मीन्स क्या, आपको डरने की बात नहीं है। अपनी क्लाइंट को या मैनेजर को बता सकते हैं कि एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन का कोई भी इम्पेक्ट या असर नहीं पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, आपको डरने की कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इज द करलेशन बिटवीन वर्क आवर्स एंड सेल। हम इसी पे आ जाते हैं, इसी सेम पे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉलम को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझ लें क्या कहता है, एक पूछ रहा है वर्क आवर और दूसरा सेल, इनके बीच में रिलेशनशिप या करलेशन क्या है, वर्क आवर और सेल। तो वर्क आवर क्या है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, सेल, ये रही सेल। तो इनके बीच में क्या है, ये पूछ रहा है वर्क आवर और सेल के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ट्रेंडिंग लाइन भी देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन आ गई। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। इसको टेबल को भी देख सकते हैं, यहाँ कैसे जो वर्क आवर है इस पे सेल्स की हो रही। अब यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा जितना वर्क आवर काम किया था उतनी ज़्यादा इसकी सेल हो रही थी, लेकिन 39 मीन्स के 39 से आगे जाके 40 है, 41 है, 42, तो वहाँ जाके फिर से जो डिक्रीज़ होती जा रही है सेल है जो उसकी अमाउंट। ओके, तो इसको आप करलेशन में भी देख सकते हैं, फार्मूले को यूज़ करके भी यहाँ पे इस डेटा को ले लें। ओके, और इसको भी ले लें। अब आप देख सकते हैं माइनस में जा रही है, नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है, मैंने ज़्यादा जो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले करलेशन का फार्मूला सेम ही यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ से ले आते हैं, इसे लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं। माइनस में आ रहा है मीन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप अपनी क्लाइंट को या मैनेजर को बता सकते हैं कि वर्क आवर और सेल के बीच में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मीन्स पहले तो ठीक था, जितना ज़्यादा काम कर रहा था इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही थी, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38 से आगे वाली जो
उससे भी ज़्यादा जो वर्क आवर है या उस पर काम करते हैं तो उसकी सेलिंग जो प्राइस है वो कम होती जा रही है। तो इस पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आइडिया आपकी मैनेजर को मिल सकता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ों के बीच में, किसी भी दो थिंग्स ऑब्जेक्ट के बीच में का रिलेशनशिप देखते हैं, उसके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको देखते हैं और उससे हमारे बिजनेस है या कंपनी है जो भी काम है उसको बेनिफिट देते हैं। ओके, तो ये हो गया परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। आगे आते हैं डेमोग्राफिक एनालिसिस। इसमें हम 3 ये क्वेश्चन इसको भी इसी वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। जिसमें पूछ रहा है कि हाउ इज टर्न ओवर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एज। अब एज और टर्न ओवर जो हमारे कॉलम में उसकी बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज हम आगे जाके देखेंगे। तो ये रहा हमारा एज वाला कॉलम। एक बात हो रही है इसकी और दूसरी बात किसकी हो रही है, टर्न ओवर की। इसकी क्या एज और टर्न ओवर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेरिएशन कितना है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसकी बात हो रही है। हम सेम इसी में आ जाते हैं, इसी में क्या कर लेते हैं, एज को ले लेते हैं। एज कॉलम को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ रहा एज। ओके, और वर्क आवर को डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, वर्क आवर को रिमूव कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे टर्न ओवर जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ सेल को रिमूव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। देखेंगे तो 32 वाली जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है, 3 हुआ है। और 27 से लेकर 31 तक की जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। 33 से लेकर 35 तक भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, लेकिन 39 से आगे जाके जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, अच्छा नहीं होता जा रहा है। जैसे हमने पिछली कैलकुलेशन देखी थी उसमें भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से ट्रेंडिंग लाइन आ रही थी, इसमें भी सेम आ रही है टर्नओवर का। मीन्स एज का जो इम्पेक्ट हो रहा है उसमें 32 वाली एज है जो इसमें अच्छा सा रिस्पांस आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या 32 वाली एज को भी मेंशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी अच्छा रिस्पांस है जिसमें 2 वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं एक में 3 है और दूसरों में 2 है और कुछ है इसमें 1 है। तो 1 वाली तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 वाले अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं 27 से लेकर 31 तक की। तो आप यहाँ पे लिख लें 27 से लेकर 31 तक की ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी रही है। इन पे आपको फोकस करना है। मीन्स को इसको क्यों एनालाइज करते हैं, इसकी इनसाइड रिपोर्ट तैयार क्यों की जाती है, कंपनी को या मैनेजर को या जो भी डेटा सेट आपको देता है उसको फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है जब आप उसको बताएंगे, ये एनालाइज करेंगे तो उसको कहेंगे कि इस एज वाली जो एरिया है इस पर आपको फोकस करना है। फिर वो आपका फिनेंशियल अगर इश्यूज़ है या कंपनी के जो बिज़नेस है वो कर रहे हैं तो इसमें आपको इस वाली एज के जो पीपल है उन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं कंपेयर 39 वाले या 45 वाले एज वाले जो बंदे हैं उससे। ओके, तो इससे वो उसको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इज़ देयर ए जेंडर बेस्ड डिफरेंस इन एब्सेंटीजियम। एब्सेंटीजियम मीन्स कि जो एब्सेंट रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं लेकिन 2-3 दिन काम करके फिर छुट्टियां कर लेते हैं किसी भी बहाने से। मीन्स का ऐसा कोई अच्छा रीज़न नहीं होता, लॉजिकल रीज़न नहीं होता, फिर भी वो छुट्टियां कर लेते हैं और काम पे नहीं आते, तो उसको कहते हैं एब्सेंटीजियम्स। तो ये कहता है जेंडर के मुताबिक हमें बताएं। कंपनी वाले पूछ रहे हमसे सवाल क्या कर रहे हैं कि जो मेल या फीमेल कौन ज़्यादा एब्सेंट रहता है हमारी कंपनी में, इस डेटा सेट के मुताबिक बताएं। तो हम इस डेटा सेट के मुताबिक देखेंगे तो इसी सेम पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, पहले लेते हैं जेंडर। क्या लेते हैं, जेंडर लेते हैं जिसमें मेल और फीमेल आ गए। अब इसकी जेंडर की देखते क्या है कि एब्सेंटीजियम जो है उसकी रेशो क्या है। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव। अब देख सकते हैं फीमेल और मेल के बीच में, मीन्स के मेल जो है वो ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं फीमेल के हिसाब से। फीमेल यहाँ 10 है तो मेल 12 है। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में फीमेल अच्छी है, वो थोड़ी कम एब्सेंट रहती है, लेकिन मेल जो है वो ज़्यादा एब्सेंट रहता है, इसलिए मेल पे ध्यान दें और मेल को कुछ डिस्काउंट दें या उसको कुछ बताएं या उस पर कुछ स्टिक रखें, उसको कहीं कि भाई आप हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा एब्सेंट क्यों रहते हैं बनस्पत फीमेल के।
वो भी काम कर रही है, आपके साथ है, लेकिन वो छुट्टियां कम कर रही है, उस पर भी ज़्यादा काम है, घर के काम भी होते हैं। आप पे काम क्या होता है जो आप इतनी छुट्टियां कर लेते हैं? तो ये बात आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। ओके, नंबर 3 पे है 14 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल अमंग डिफरेंट एज ग्रुप। एज और लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है। हम फिर से चले आते हैं इसी डेटा सेट में। एज, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एज को रख लेते हैं इस रोज में, जेंडर को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरी बात पूछ रहा है लीडरशिप स्टाइल की, तो हम लीडरशिप स्टाइल को यहाँ ले आते हैं और काउंट वाले इसको रिमूव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं टर्नओवर वाली सेम बात, यहाँ पे भी लीडरशिप स्टाइल हो या एब्सेंट रहना हो या कोई भी बात हो, 32 वाली एज वाले बंदे जो वो कमाल करते हैं। यहाँ पे देख सकते 32 वाले, जिसमें 3 लीडरशिप स्टाइल है और दूसरों में 2 है, और यहाँ पे 39 से आगे ले जाके ये जो है 1 है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 1 है, और ये जो है 2 वाले और 32 वाला जो सबसे ज़्यादा लीडरशिप स्टाइल रखता है। तो इस एज वाले बंदे को बोनस दें, उसको डिस्काउंट दें, ताकि वो आगे जाके और भी अपनी कंपनी को फ़ायदा दे, लीडरशिप स्टाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए। ओके, तो ये आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं 32 वाली एज के। लेकिन उसके साथ साथ ये जो भी बंदे हैं इस एज वाले, ये भी अच्छा रिस्पांस निभा रहे हैं, तो ये भी आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है डेटा, किसी भी डेटा सेट से एक्सेल में। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से आगे हम हमारे 5 वाले जो वीडियो आएगा पार्ट, उसमें हम यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट और जो आगे क्वेश्चन है इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात मैं बता दूँ, बार बार बता दूँ कि अभी जो हमारे पास इतना माइक या कोई फैसिलिटी नहीं हो, उस हवाले से हमारे बैकग्राउंड में कोई शोर वोर होता भी होगा, और हमारी जो वॉइस पिच है ये भी आप तक इजीली नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मेन जो बात होती है वो आप समझ जाएं, जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ जाएं, और अपना जो काम है उसमें अच्छे से आगे जा सकें, ग्रो कर सकें। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।